हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये गणित के सेट नंबर 3 का है, ठीक है ना। हम लोग पिछले वीडियोज़ में सेट नंबर 2 और सेट नंबर 1 कर चुके हैं। जो नहीं देखा है उसको जाके देख सकता है, ठीक है। आज का हमारा सेट नंबर 3 का क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं, जिसे हम आज सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। इस प्रकार आपको उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस कॉट ए और यहाँ पर 1 + cos ए का मान होगा। तो इसका मान हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा देखिए। इसको कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम पहले आपको सिंपल तरीका बता देते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, कॉसेक ए है, कॉसेक ए का आप करेंगे व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/sin ए हो जाएगा। ज़्यादातर हमें कॉसेक ए हो गया, देखिए यहाँ पर कॉसेक ए अगर मिल जाए या सेक ए मिले तो इन्हें हम इसका जो है व्युत्क्रम लिख लेते हैं। कॉट ए भी मिल जाता है तो उसका भी व्युत्क्रम लिख लेते हैं, ठीक है। व्युत्क्रम लिखते हैं या तो इसको खोल देते हैं ऐसे कॉस ए में अपॉन साइन ए में। इसे आपको पता होगा कि कॉट ए को कॉस ए साइन ए में तोड़ा जाता है। टैन ए को भी इसी तरीके से टैन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि जो आपका टैन होता है वो कॉट का व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉस ए को तोड़ देंगे 1/sin ए में। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस कॉट ए को भी तोड़ेंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए। इसको क्लोज करिए, ठीक है। और इसका देखिए इसे नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये टूटा हुआ है, ठीक है। इसको रहने दीजिए ऐसे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर साइन ए आएगा। एलसीएम साइन ए ही होगा, ठीक है ना। एलसीएम इसका साइन ए होगा। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी वही सेम टू सेम चला आएगा, 1 - cos ए, इस तरीके से। अब आपको क्वेश्चन में दिखने लगेगा यहाँ पर कि क्या होने वाला है। अब आप देखेंगे कि ऊपर 1 - cos ए और बगल में देखिए 1 + cos ए। तो 1 - cos ए 1 + cos ए का मल्टीप्लाई होगा तो 1 - cos² ए आएगा अपॉन में साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब आपको त्रिकोणमिति के 3 महत्वपूर्ण सूत्र याद होंगे। कौन सा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है। अगर हम sin² थीटा बराबर निकालें तो 1 - cos² थीटा मिलेगा। माइनस क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम टू सेम वैल्यू 1 - cos² थीटा, यहाँ पर उसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा। तो यहाँ लिख देंगे sin² ए अपॉन में साइन ए। वहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा की जगह ए है इसलिए ए रखा जाएगा। एक साइन से एक साइन चला जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, साइन ए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और भी बाकी इसके तरीके सॉल्व करने के, आप ए की जगह कोई थीटा रख लीजिए, जैसे 30 डिग्री या 45 डिग्री रख के आप सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, देखने में मुझे लग रहा है कि लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। और कभी कभी उससे करते हैं जिसमें काफ़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर कर लेते हैं, उससे ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, देख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूँ इसको मैनेज करके, ठीक है। देखिए इसको हटाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड वाला देखिए। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, कोई पासा है, आप उसे एक बार फेंक रहे हैं तो विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी, पूछ रहा है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस ऐसा ही क्वेश्चन था, सम वाला था वहाँ पर। तो विषम संख्या, एक पासा को फेंकेंगे तो कितने संख्याएं आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है ना। जिसमें से विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 2 ये रही 3 आपकी। तो 3 विषम संख्याएं आ सकती हैं और टोटल कितना है, 6। आने की पूरी संभावनाएं जो है इसकी 6 है, ठीक है ना। और विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, 3 है। तो आप इसे काटेंगे, 3 × 3 और 3 × 6, तो 1/2 आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है।
तो ये बी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, उसे समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है। मैंने कल इसमें बताया था कि माध्यक वर्ग किससे निकालते हैं, फिर भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्योंकि हमें डेली एक एक सेट सॉल्व करना है। तो इसका माध्यक वर्ग निकालने का फार्मूला क्या होता है या कैसे निकालते हैं उसको समझिए। पहले हम लोग इसको सीधा बना लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें वर्ग अंतराल होगा। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ। और इसमें आपका बारंबारता होगा, बारंबारता। ठीक है, अच्छा ये आपका हो गया। रुक जाइए, सबको इसमें फिलअप कर लिया जाए। 0 से 5 आपका है, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे अगेन यहाँ पर 15 से 20 है, 20 से 25 होगा। ठीक है ना, यहाँ तक है आपका, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं। 3, 2, 5, 4, 1। अब यहाँ पर हम लोग संचयी बारंबारता यानी CF लिखेंगे। CF कैसे लिखते हैं, 3 यहाँ पर है तो वही 3 यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों का ऐड होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे इन दोनों को, 3 2 5, और 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 4 कितना होगा 14, 14 1 कितना हो जाएगा 15। फिर मैंने बोला था कि इनका सम कर लीजिए। ठीक है ना, तो इनका आप सम कर लीजिए या लास्ट वाला जो नंबर है वही ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इनका सम करेंगे तो भी 15 आएगा और लास्ट वाला नंबर लेंगे तो भी उतना ही है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर करके, 3 2 5, 5 5 10, 4 14, 1 15, तो सम करेंगे तो भी 15 आएगा। इससे हम लोग इसकी जांच करते हैं कि हमने सही काम किया कि नहीं, या सही जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं। इसको जोड़ करके देखते हैं, यहाँ लास्ट वाला जो नंबर होता है उसी के बराबर ही होना चाहिए। तो अब हम लोगों ने निकाल लिया, मान लीजिए n। ठीक है, ये क्या हो गया, ये n हो गया। ठीक, तो n यानी 15 हो गया। ठीक, हम लोग n/2 निकालते हैं, मैंने बता रखा था यहाँ पर कि n/2 निकालेंगे। तो n आपका 15 है, नीचे 2 कर लीजिए और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका 7.5, 7.5। अब देखेंगे 7.5 इसके बाद नहीं आएगा। ठीक है ना, 3 के बाद तो आने के चांस है, 3 4 5 6 7 आ जाएगा, 5 के बाद भी आ जाएगा। क्या 10 के बाद 7.5 आएगा, 10 के बाद तो 11 आता है, 7 कहाँ से आएगा। तो यही जो आपका कॉलम है, ये जो आपका रो है, इसी रो में यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल है उसी को आपको देखना है। तो वर्ग अंतराल कौन सा है, 10 से 15। तो 10 से 15 कहाँ पर आपका है, ये रहा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, माध्यक वर्ग पता करना है। ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग अब बहुलक वर्ग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो आपसे बहुलक वर्ग पूछ रहा है। तो बहुलक वर्ग कहने का मतलब क्या होता है कि आप सारणी में देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, वर्ग अंतराल देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि किसकी बारंबारता अधिक है। बहुलक वर्ग अगर आपको पता करना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि इस डेटा का बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 है, अब बाकी यहाँ पर 12 है, तो 12 से कोई बड़ा नहीं दिख रहा है, तो ये 12 ही आपका क्या है, बारंबारता अधिक है 12। तो 12 का ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल है यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 7 से 14 जो आपका है यही आपका क्या है, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा सा है, इसमें जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसी के ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल होता है वही आपका बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। एक पासा है जिस पर पासे में 6 फलकें होती हैं। ठीक है, आपको पता है। तो पहले फलक पर मान लीजिए ए है, दूसरे पर बी, तीसरे पे सी, इसी प्रकार से डी, ई और ए है। ठीक है,
अगेन दोबारा ए है यहाँ पर, दो बार देख सकते हैं, ठीक है। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की यहाँ पर प्रायिकता होगी, पूछ रहा है। तो आप अगर पासा फेंकेंगे तो कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, कितनी मतलब संभावनाएं आ सकती हैं यहाँ पर, तो आपकी संभावनाएं 6 हैं यहाँ पर। इसमें से 6 में से आपका कोई भी अंक आ सकता है या कोई भी अक्षर यहाँ पर आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो पूरी कंडीशन में आपकी संभावित जो घटनाएं हैं यहाँ पर वो 6 है, ठीक है। और उसमें से ए को ये आने की जो प्रायिकता है कि ए कितने टाइम आ सकता है, तो ए 2 ही बार आ सकता है। देखिए यहाँ पर ए के यहाँ पर 2 बार दिए हुए हैं नंबर्स, तो ए 2 बार ही आ सकता है, ठीक है ना। वो टोटल आने की उसकी जो प्रायिकता यहाँ पर है वो 2 है, तो इसलिए उसे आपको क्या करना होगा, ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे क्या करिए, आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस आते हैं प्रायिकता के, तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, तो 1/3 आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। लिखा है कि यदि cot थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को आप पाइथागोरस बाई पाइथागोरस भी लगा सकते हैं और विदाउट पाइथागोरस भी ये लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपके सिलेबस में पाइथागोरस है तो मैं पहले पाइथागोरस से समझा देता हूँ यहाँ पर। पाइथागोरस में क्या है, इस प्रकार से आपको बनाना है 90 डिग्री का एंगल, समकोण त्रिभुज बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कॉट थीटा, पता होगा आपको कि कॉट थीटा, एक सेकंड, कॉट थीटा बराबर, तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का, यानी आधार, यहाँ पर लंब बटा आधार होता है, तो ये आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से लाल बटा कक्का से आप यहाँ पर लिख लेंगे, तो उसके बराबर में हो जाएगा आपका 8/15, यानी आपका आधार हो गया कितना 8 और लंब हो गया आपका 15। तो इसमें आप कहीं थीटा ले लीजिए, ठीक है, यहाँ थीटा ले लीजिए, थीटा के सामने हो जाएगा लंब, यानी आपका 15 हो जाएगा, आधार आपका ये 8 हो जाएगा। अब आपको कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, प्लस आधार यानी 8 का स्क्वायर, यानी आपका कितना हो जाएगा 64। इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर 982 289 आएगा, तो k का स्क्वायर है यहाँ पर, तो k की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये रूट के अंदर चला जाएगा और रूट के अंदर जाएगा तो इसकी वैल्यू होती है 17। 289 की वैल्यू कितनी होती है 17, 289। अच्छा, तो आपका यहाँ पर कर्ण आ चुका है 17। अब आपसे क्या पूछ रखा है यहाँ पर, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका कितना हो गया 15, कर्ण आपका कितना हो गया 17, तो 15/17 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ना लगाना, दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए एडवांस हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर 8/15, ठीक है। आप कर लीजिए इसको कॉस थीटा में और साइन थीटा में, ठीक है ना, बराबर इसको खोलेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा मिलेगा 8/15। अब क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बराबर इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का तो ये 64, ये आपका 225, ठीक है ना। अब इसे तोड़ दीजिए, आपको 3 महत्वपूर्ण सूत्र वाले फार्मूले में तोड़ लीजिए इसको, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपका। इसे तोड़ेंगे, इसे मत तोड़िए क्योंकि आपको इसी की वैल्यू निकालना है, साइन की भी वैल्यू निकालना है, इसलिए मैं उसको साइन में चेंज किया हूँ, बराबर 64/225। क्रॉस गुणा कर लीजिए इसका, 225 माइनस 225 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर ये कर लीजिए इसका 64 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या करना है, इसे इधर लेते जाइए या इसे इधर लाते ले लीजिए, ठीक है ना। चलो मैं इसको इधर लाता हूँ, तो 225 साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस 64 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर में ये चला जाएगा तो माइनस 225। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 289 बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा
माइनस में, ए बी माइनस में 225, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 225, नीचे में इसके नीचे चला जाएगा अपॉन में 289, ठीक है। और साइन थीटा बराबर हम लोग निकालेंगे तो ये रूट्स के अंदर चले जाएंगे, 225 अपॉन 289। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 15/17, ये आपका इस प्रकार से निकलेगी वैल्यू, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको जो मेथड बेटर लगे आपके लिए तो यही ठीक है। ये अभी आपको क्लास 11th में मिलने वाला है, तो वहाँ से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने बता दिया है, यहाँ पर आप देख सकते कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार समझाता हूँ। ये आपका छोटा सा एकदम क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या लिखा है, cosec 60 डिग्री का मान। तो अब जिसे थीटा के सारे पूरे पीरियोडिक टेबल से लर्न होंगे तो वहाँ से शॉर्ट कर, पूरा नहीं आपको बस 2 ही याद हो जाएगा तो भी आप पूरा कर पाएंगे। तो वहाँ पर आपको देखिए ये बोला है कि cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री आप जानते हैं कि साइन का cosec उल्टा होता है, ठीक है ना। साइन का उल्टा cosec होता है। तो आप 60 डिग्री पूछ रहा है तो साइन का 60 डिग्री लिख लीजिए। तो साइन का 60 डिग्री होता है कड़ी 3/2। अब इसी का उल्टा होता है तो इसे उलट दीजिए तो कॉसेक का पता चल जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, 8 नंबर जो आपका क्वेश्चन है बोल रहा है कि cosec स्क्वायर थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहे तो आराम से कर सकते हैं। इसको करना क्या है, देखिए cosec स्क्वायर थीटा उसका आप अपोजिट लिख लीजिए। मैंने अभी बताया कि इसका अपोजिट लिख लेते हैं इन सब का, ठीक है। तो इनका अपोजिट लिखेंगे तो 1 यहाँ पर आपका बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले का, नीचे वाले का देखेंगे ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा बनेगा 1 सेक का कॉस बन जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, ये आपका ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि ये जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा एक टैन थीटा और कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसे बना देंगे कॉट थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आपका आंसर डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, HCF 3549 का 7 है, एलसीएम उसी का आपको बताना है। तो मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही, पहला जब सेट लगवाया तो पहला क्वेश्चन बताया था, तो उसमें बताया था मैं कि भाई देखिए जो एलसीएम होगा वो इन दोनों नंबर्स के या तो किसी एक नंबर के बराबर हो सकता है या तो इन दोनों नंबर से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आपको सारे नंबर्स बड़े ही दिखाई दे रहे हैं, ये एलसीएम उसका। अब आप देखिए मल्टीपल से हम लोग ऑप्शन काटेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है। तो इसमें देख लीजिए 7 का मल्टीपल कौन सा है, तो यहाँ पर चेक करेंगे तो 7 दूना 14, कितना बचेगा आपका 3, ठीक है। 3 1 7 चौको 28, फिर 3 7 5 35 से भी चला जा रहा है और 7 से भी चला जाएगा और ये भी आपका 7 से चला ही जाएगा। और इसको देखेंगे तो 7 दूना 14, ये भी 7 से जा रहा है। अब 5 वाली कंडीशन अप्लाई करिए, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल तो है तो 5 तो 5 से तो डिवाइड होना ही चाहिए, तो ये 5 से नहीं जा रहा है, ये आपका चला गया। लेकिन अभी भी इस सब मान से आपके विभाजित होंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन थे कि 7 से चेक कर ले या 5 से चेक कर ले, ये दोनों ऑप्शन आपके खत्म हो चुके हैं। अब क्योंकि ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी, तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर कोई ट्रिक लग नहीं पाएगी, अब हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। फाइनली हम लोग इसको निकालते हैं, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, कर लेते हैं। यहाँ पर 35 49, ठीक है ना। 5 से करेंगे तो 5 7 35, ये लिख लीजिए, फिर 7 से कर दीजिए, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो अभाज्य संख्याओं से आप किसी भी अभाज्य संख्या से आप इसे काट सकते हैं।
तो यहाँ से देखिए सिंपली निकल गया, यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा, 49 और 5 का गुणा करा लीजिए, 5 9 45, 5 चौको 20, 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 245 आपका क्या हो जा रहा है, आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो बाई ट्रिक अगर यहाँ पर ट्रिक लग जाती तो आप जल्दी कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ट्रिक नहीं लग पा रहा है, इसलिए आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। इसको देखते हैं, दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ होगा। आप चेक कर लीजिए, जिससे भी जिस नंबर से ये दोनों डिवाइड होंगे वही आपका एचसीएफ होगा। थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए यहाँ 6 3 9, 9 3 से विभाजित होता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, क्यों 9 से ये भी विभाजित होगा। तो 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 18 18 क्या है यहाँ पर, 18 से आप इसको देखेंगे तो 18 कम 18 होता है। अब 18 से देखने का मतलब क्या है कि 18 से ये नहीं होगा, समझ सकते हैं आप। देखिए 18 एक सम संख्या है, तो सम संख्या से तो ये विषम संख्या विभाजित नहीं होगी, दोनों होना चाहिए विभाजित। जिस नंबर से जो आपका एचसीएफ होगा उससे दोनों नंबर विभाजित होंगे, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये विषम संख्या और सम संख्या उसको विभाजित नहीं कर पाएगी। अब देखिए 73 है, अभी तो हम लोग इन दोनों को देखें, थोड़ा 73 को भी देख लें, क्या इससे ये विभाजित हो रहा है 306, चेक कर लेते हैं। 4 बार हो सके 73 से हम लोग ले जाएंगे तो 4 बार जाएगा, यहाँ पर बार 4 बार ले जाएंगे तो 4 3 12, 4 7 28, एक कितना हो जाएगा 29। तो ये इतना आ रहा है 292 आ रहा है, फिर उसके बाद जाएगा ही नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये 306 को विभाजित नहीं कर पा रहा है। अगेन फिर से यहाँ पर हम आते हैं, 3 से तो विभाजित हो ही रहा है, क्या ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, होगा ही, क्योंकि 7 5 12 हो जाता है, 6 18, 3 से हो जाएगा। अब 9 से होता है कि नहीं होता है, ये भी देख लीजिए। तो 18 आया था, तो 18 9 से विभाजित होता है। ये आपको विभाजिता का रूल याद होगा कि 9 से किस प्रकार विभाजित होता है, 3 से किस प्रकार विभाजित होता है, तो जोड़ करके उसे हम विभाजित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये भी विभाजित हो रहा है और ये भी विभाजित हो रहा है, 9 से भी 3 से भी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि एचसीएफ में आपको वो नंबर लेना होता है जो थोड़ा सा क्या हो, सबसे मतलब पहले, जैसे यहाँ पर 3 तो आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 छोटा है, तो आपको बड़ा वाला लेना पड़ेगा, बड़ा वाला फिर उसके बाद करेंगे। नहीं तो आप इसका निकाल लीजिए, एक ऑप्शन ए का निकालने तो नहीं जाएंगे, अब यही आपका 9 ही क्या होगा, 3 आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपको 3 भी विभाजित कर रहा है, 9 भी विभाजित कर रहा है, तो 9 आपका यहाँ पर क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा, ठीक है ना। 3 छोटा वाला नहीं लेंगे, उससे बड़ा वाला ही हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज आपको डाउट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करें, निकाल लेंगे, थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ क्रमशः 168 है, ठीक है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। तो आप दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, फार्मूला आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ से देखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का आपको दे रखा है यहाँ पर 168 और एचसीएफ 6। फर्स्ट नंबर यदि एक संख्या दे रखा है आपको 24, तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो वेरी इजी है यहाँ पर 24 यहाँ से काट दीजिए, 6 कम 6, 6 चौक का 24, 4 से आप इसे काट दीजिए, 4 चौक को 16, 4 दूना 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो ऐसे इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 42 आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है कि बिंदुओं ए और बिंदुओं बी के बीच की दूरी होगी। तो बिंदु ए के अंदर आपको a, b है, बिंदु बी के अंदर आपको 2a, 2b है, ठीक है ना। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता होगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस फार्मूले पे आप क्या करेंगे, इसको रखेंगे। मैंने पहले भी बताया ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ऐसे ही आपका ये x2 है, ठीक है, ये y2 है। तो यहाँ पर रूट्स के अंदर
x2 यानी आपका 2a माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से 2b माइनस यहाँ से b, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका मिलेगा यहाँ से एक a मिलेगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी आपका एक ही b मिलेगा होल स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। तो कहाँ पर आपका है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार हम लोग लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखाएं PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती हैं कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की क्या करिए लंबाई होगी पूछ रहा है। तो पहले क्यों कह रहा है उसे ड्रॉ करिए। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त बोल रहा है तो आप क्या करिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या वाला वृत्त ले लीजिए। ठीक है, ओके हो गया। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। इसके मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको, यहाँ पर P है, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची गई है ऐसे इस प्रकार Q तक। ठीक है, स्पर्श रेखा PQ है, केंद्र O से, यहाँ O है, से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12। तो इस केंद्र O वाले से PQ में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। और इनकी लंबाई दे रखा है PQ की, ये 12, और ये सिर्फ बोल रखा है यहाँ पर कि केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई होगी। तो आपसे इसकी OQ की लंबाई पूछ रखा है, ये मैंने वैसे ही बना दिया है, इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो त्रिज्या है इस प्रकार से हमें यहाँ खींचना था, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर कर लीजिए, ये त्रिज्या आपकी हो जाएगी। तो त्रिज्या आपको पता है, और यहाँ पर मैंने बता रखा है कि यहाँ जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो 90 डिग्री के सामने आपका क्या है, कर्ण। अब आपको कर्ण पता करना है तो इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। बता रखा हूँ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सिंपल सा आप लंब का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे 12 कर लीजिए लंब, चाहे 5 लंब कर लीजिए, कोई कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा पता नहीं है। तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 12 का 144 हो जाएगा और 5 का 25 हो जाएगा। दोनों जोड़ेंगे तो 5 4 9, 4 2 6 1, और यहाँ से के स्क्वायर बराबर, यानी के बराबर निकालेंगे तो रूट के अंदर 169, तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ पर 13 आपका आंसर होने वाला है। तो 13 राइट आंसर बी आपका है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको इसे सॉल्व करना था। तो इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में कोण B बराबर कोण E हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। किस प्रकार समरूप होंगे त्रिभुज, यहाँ पर वो पूछ रहा है आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज आपका एक है ABC, और एक त्रिभुज आपका है DEF। ठीक है, इसमें आपके दो एंगल्स B और E क्या है, बराबर है, यानी ये और आपका ये बराबर है। तो ये कोण बराबर है और ये आपकी क्या होंगी, भुजाएं आपकी बराबर होंगी, यानी समरूप। यहाँ पर वो पहले बता रखा कि समरूप है, आपको ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं। अब आपको क्या करना है, देखना है कि किस प्रकार समरूप है। AB अपॉन DE, तो AB ये है, अपॉन में क्या है DE, राइट है। ठीक है, AB के नीचे DE हो गया, ओके। AC ये वाली लाइन, ठीक है, ये नीचे DEF, AB है, DEF है, यहाँ पर AB के नीचे क्या हो गया आपका, DE हो गया, ये वाला। और ऐसे ही AC, ये रहा AC, उसके नीचे आपका DF, ये भी DF है। यहाँ भी तो ठीक ठाक दिख रहा है। अच्छा देखते हैं,
आगे ए बी के नीचे आपको दिख रहा है डी ई, ये वाला, ये भी ठीक है। बी सी, ये रहा बी सी, और यहाँ चला गया, ये रहा बी सी आपका, देखिए ए बी के नीचे आपका डी ई है, ये वाला। अब ये रहा बी सी, यहाँ पर बी सी के नीचे ई एफ, ये भी तो आपका राइट है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, देखिए समरूप त्रिभुज में क्या है कि ये वाले कोण जो है बराबर है यहाँ पर, तो ये वाले कोण अगर बराबर हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी, ये वाली दोनों, ठीक है, ये दोनों जो संगत भुजाएं होंगी, ये दोनों भी क्या होंगी, समरूप यानी बराबर होंगी, ठीक है ना। जैसे आप समझे होंगे यहाँ पर कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये दोनों अगर कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर आपका अलग ही है, यहाँ पर एक कोण आपका बराबर है, एक कोण अगर आपके बराबर यहाँ पर है, इसमें भी और इसमें भी एक कोण बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा, इन दोनों भुजाओं का, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, वही क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, और यहाँ पर साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपका जो है एंगल होगा उसके संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन में, थोड़ा डीपली समझिएगा, ए बी के नीचे आपका डी है, ओके, यहाँ ठीक है। ए सी के नीचे डी ए बोल रहा है, इसके नीचे बोल रहा है, लेकिन बोलना तो इसके नीचे चाहिए था, क्योंकि ये दोनों भुजाएं, ये संगत भुजाएं क्या होती हैं, समरूप होती हैं। इस तरीके से ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पर ए सी जो बोल रखा है, ये वाला राइट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ए बी के नीचे डी, यहाँ तक तो ठीक था। अब बी सी, ये वाली लाइन ली, थीटा के जो संपर्क में ये जो दोनों भुजाएं हैं उन्हीं को लेना है आपको। तो बी सी के नीचे ई एफ, यानी ये बात सही है, तो ये आपका राइट होगा। इसको देखिए बी सी ई एफ, बी सी कहाँ पर है, यहाँ पर है बी सी, ठीक है ना, और ये ई एफ है, ओके, ये भी ठीक है। सी ए, ये वाली लाइन फिर ले लिए, जब ये वाली लाइन ले लेगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे इसको देखिए ए बी के नीचे डी, ए बी के नीचे डी, ठीक है, और फिर उसके बाद बी सी, ये बी सी ले लिया, बी सी के नीचे वहां पर एफ डी बोल दिया, एफ डी, ये तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला। इसे थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, मैं समझाया हूँ लेकिन फिर से आप समझ लीजिए इसको कि थीटा के जो सम्मुख, ये जो सम्मुख जो भुजा होगी उसको नहीं लेना है, थीटा के जो थीटा से जो सटी हुई भुजाएं हैं उन्हें ही आपको क्या करना है, देखना है। यानी यहाँ समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो आपको मैं दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ, बार बार उसी बात को क्या समझाऊं, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक त्रिज्य खंड का कोण दे रखा है 90 डिग्री है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, तो मैंने बताया था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला ए इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इससे आप किसी भी वृत्त का या किसी त्रिज्य खंड का, वृत्त का भी इसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त में जो केंद्रीय कोण का मान होता है वो 360 होता है, तो यहाँ 360 रखेंगे, कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, वही फार्मूला, ठीक है ना। उसी से ये यहाँ से ही आपका जो है वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला जनरेट हुआ है। तो इसे लगाते हैं हम लोग, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या बोल रहा है, ठीक है ना। थीटा आपका 90 है, तो 90 रख दीजिए, 360, पाई का मान रख दीजिए, क्योंकि पाई में आंसर नहीं है, 22/7 ही रखते हैं। आर आपका 7, 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 से आप काटेंगे तो 4 बार में 9 चौको 36 होता है, 2 से काटेंगे 2, यहाँ पर 11, तो 11 और 7 का गुणा होगा तो 77/2। तो देखिए 77/2 कहीं पर है, नहीं है, काट दीजिए इसको, 2 3 6, ये 2 8 16 हो जाएगा, 10 5 10 सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर है, स्क्वायर में आएगा, तो ये आपका 38.5 सेंटीमीटर ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, पहले क्वेश्चन को बढ़िया समझिए, ठीक है ना।
एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है? शंकु के आकार का, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। पहले आप इसका फिगर ड्रॉ कर लीजिए, तब आपको क्वेश्चन आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का, तो शंकु बना लीजिए। ये शंकु है, इसकी त्रिज्या आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर शंकु का आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर, किस पर यह है? अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ऐसे त्रिज्या उतना ही है जितना था, ये त्रिज्या जितना है 4 सेंटीमीटर, उतने ही त्रिज्या वाले अर्धगोले पर ये भी क्या है? अध्यारोपित है, जो उसी पे रखा हुआ है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखा है 12, ऐसे इसे मैं डॉट लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपकी लंबाई होगी, ठीक है ना। ये तिर्यक ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अब आपको खिलौने का टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे शंकु में, तो ये आपकी पृष्ठ है, यहाँ से यहाँ तक। बाहर का आपको पृष्ठ लेना है, ऐसे ऐसे लेना है यहाँ तक, फिर ऐसे लेना है। तो आपको पता होगा कि पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। ये आपका आधा गोला है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका 2πr² हो जाएगा। वो 4πr² होता है, 2πr² हो जाएगा। अगर मैं इसको भी लेता तो 3πr² होता, लेकिन इसको नहीं ले सकता ना, क्योंकि ये अभी बंद हो जाएगा, तो ऊपर से ही लेना पड़ेगा हमें। अच्छा, तो इसे लेंगे, ये है लाइन जो ऐसे, तो इसको लेने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला पता होना चाहिए, वो होता है πr। बस इतना ही हमें कैलकुलेशन करना है। अब इतने कैलकुलेशन को करने के लिए हमारे पास r है, यल भी है, और यहाँ बस सारी चीजें तो हैं, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं πrl प्लस 2πr²। पाई, क्योंकि पाई में ही आंसर है, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा आपका r यानी आपका 4 है यहाँ पर, यल आपका 12 है, प्लस यहाँ पर आपका बन जाएगा 2, r आपका 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, पाई 12 चौको 48 हो जाएगा, प्लस ये आपका 16 दूना 32, जोड़ देंगे 10, 4 3 7 1 8, पाई लग जाएगा। तो 80 पाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ही सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पर आपका 80 पाई आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से फार्मूले क्रिएट यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालने के मैंने कई तरीके बताए हैं। एक सीधाचार्य से आप निकाल सकते हैं, और बाकी आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या तो वैल्यू पुटिंग भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसे सॉल्व करके निकालते हैं। x² + 7x + 12 = क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका मिलने वाला है 12 का, यहाँ पर आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। 12 का करेंगे तो यहाँ पर 2 × 6 = 12 और 2 3 6, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 और 3 मिल रहा है। हमें क्या करना होता है, ये पूरा प्रोसेस नहीं मैं बता पाऊंगा क्योंकि समय लग जाएगा यहाँ पर ज़्यादा। आप देखिए यहाँ पर 4 और 3 7 हो रहा है, ठीक है, 7 लाना होता है हमें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x² + 4x और यहाँ पर प्लस का 3x + 12 बराबर में आपका 0। इसे सॉल्व करेंगे तो x + 4 और यहाँ पर करेंगे 3x + 4, ठीक है, बराबर में आपका 0। तो अब आप यहाँ से देखेंगे तो x + 3 और ये आपका बनेगा x + 4 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x + 3, ठीक है, और बराबर का 0 का यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, x + 4 इसको भी बराबर का 0 कर लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा -3 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका -4। तो -3 और -4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला ही इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो इसे हल करते हैं, यहाँ पर बहुत स्पेस है। तो x प्लस वाई बराबर में 14 लिखा है, यहाँ पर आप विलोपन विधि का यूज कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे, नहीं तो आप वैसे ही देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ऑप्शन से ही, भाई ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर इन दोनों को देखेंगे तो 14 आ जाएगा, x प्लस वाई करेंगे माने 20 में से 6 जाएगा तो 14 आ जाएगा। इसे देखेंगे तो 8 6 14 ये भी हो जा रहा है, तो भाई ऑप्शन दिक्कत कर रहा है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्लस में है तो 2y हो जाएगा बराबर का ये आपका 12, 2 से काटेंगे तो 6 आएगा। तो y की वैल्यू 6 होनी चाहिए। कहाँ पर 6 है, ये एक ही ऑप्शन में आपका, ठीक है। यहाँ पर -6 है, वहाँ पर भी -6 है, तो ये आपका एक ही ऑप्शन है। ऐसे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट जल्दी करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज अभी वैल्यू रखिए दूसरे वाले में, दूसरे की वैल्यू आएगी, फिर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद सेशन को फिनिश करते हैं। लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण kx² प्लस 2√6 x प्लस 3 = 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। तो मैंने बताया था कि मूल जब समान हो या बराबर हो तो आपका जो व्युत्क्रम होगा d बराबर रूट के अंदर b² - 4ac जो होता है, रूट नहीं होता है, b² होता है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर d बराबर b² - 4ac, ये आपका जो d होगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब आपका मूल बराबर हो या समान हो। तो आप इसे क्या करिए, यहाँ पर 0 कर लीजिए, और b² यानी 2√6 इसे कहते हैं a, ये b होता है और ये c होता है, ठीक है। b² यानी 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a माने k यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। c मीन्स क्या हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 ये रूट हट जाएगा 6 आएगा, -4 की 12 की, और इधर 0 बचेगा। ये गुणा करेंगे तो 24, तो इधर आ जाएगा -24, गुणा करके इधर इधर ले लेंगे, ठीक है ना, साइड में से, तो -24 हो जाएगा। ये -12 की, माइनस से कैंसिल, 12 से काटेंगे तो 2 बार में, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो राइट आंसर आगे इसका कितना हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। इस प्रकार से इसे निकाल लेंगे। और इसका 7वां पद निकालना है आपको। इस क्वेश्चन का लिखा है कि AP -6 -4 -2 का 7वां पद होगा। तो 7वां पद का यानी फार्मूला आपका nवां पद का पता होना चाहिए कि nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। nवां पद इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 7वां निकालना आपको, तो 7वां पद यहाँ पर आपको निकालना है। तो a आपका कितना है -6 प्लस 7 - 1, और d आपका कितना है, इसको दूसरे में से पहले वाले को घटा लीजिए ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये -4, ये माइनस +6 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर आपका करेंगे, यहाँ देखिए -6, और ये आपका हो जाएगा 6 × 2, तो 6 × 12, और ये आपका माइनस में है, प्लस में 12 होगा, घट जाएगा तो आपका प्लस का 6 आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6, कहाँ पर है, लास्ट में, यहाँ पर डी। तो इस प्रकार से आपका 20 का 20 क्वेश्चन आज खत्म हुआ, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेट नंबर आज आपका 3 था, सेट नंबर 4 में मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग इसको पढ़ते रहिए और सॉल्व करते रहिए, और कमेंट में इसका आंसर आप कमेंट किया करिए, कैसा मतलब कैसा सेशन लगा ये भी बताइए। अगर कुछ कमी है तो उसको भी आप लोग लिखा करिए, ठीक है। मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है।